हेलो, मैं कंचन गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फैकल्टी ऑफ जीएसटी एंड फैकल्टी ऑफ इनकम टैक्स एंड सीइंग प्रैक्टिस। आप सबका जीएसटी की क्लास में और अपने इनकम टैक्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हालांकि ये जो लेक्चर्स हैं अब हमारे जो आज से स्टार्ट हो रहे हैं, ये अब इनकम टैक्स के लेक्चर्स होंगे। अगर आपने जीएसटी का कोई भी क्लास मिस किया हो तो जीएसटी की क्लासेस काफ़ी सारी यूट्यूब पे पड़ी हैं, आप उनको करते रहिए। हालांकि अभी जीएसटी हमारा चल रहा है, आप उसको कंटिन्यू करते रहिए। इन क्लासेस में जो हम ये वाला जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये होगा इनकम टैक्स का। ठीक है जी मैम, ठीक है। बात तो अब हमको समझ आ रही है कि आज तो हमारा इनकम टैक्स स्टार्ट हो रहा है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सब बहुत खुश हो गए कि चलो फाइनली अब हमारा इनकम टैक्स स्टार्ट होने वाला है, हमें कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। जीएसटी पढ़ते पढ़ते तो हमारे बहुत टाइम हो गया, कुछ नया पढ़ने को मिलेगा आज से हमको। अब कुछ स्टूडेंट्स फिर से आएंगे और सोचेंगे अब तो हम इतिहास रच देंगे। होता है ना, जब कुछ नई चीज़ स्टार्ट होती है तो बेसिकली बच्चे के माइंड में होता है कि अब आ गई इतिहास रचने की बारी और अब हम रचेंगे इतिहास। लेकिन देखो, आप सब सच में इतिहास रचने वाले बच्चे हो, आप सब सीए स्टूडेंट्स हो, आप सब एक हिस्ट्री लिख दो अगर आप चाहो तो, क्या कुछ ना कर जाओ। बट होता क्या है, आप थोड़े दिन चीज़ों को पंक्चुअलिटी में लेते हो, मेरे साथ साथ चलोगे, थोड़े दिन बाद क्या होगा, आप सब पीछे पीछे छूट जाओगे। अब जो बच्चा ये गलती करेगा वही अपना इतिहास नहीं लिख पाएगा, लेकिन जो बच्चा मेरे साथ चलेगा, मुझे फॉलो करेगा, एकदम पंक्चुअलिटी से डेली मेरे साथ क्लासेस करेगा, वो बच्चा इनकम टैक्स पे बहुत अच्छी कमांड बना जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी है। अच्छा जी मैम, इनकम टैक्स इजी होता है क्या? बहुत इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी है इनकम टैक्स। आप सब फिक्र मत करो। मेरे साथ जीएसटी पढ़ने में जो मज़ा आया उससे ज़्यादा मज़ा आप इनकम टैक्स में ना आ जाए तो बोल देना, मुझे मैसेज कर देना कि मैम इनकम टैक्स में वो मज़ा नहीं आया जो जीएसटी में आया था। अगर ऐसा हो जाए तो मैं गारंटी देती हूँ, जिस तरह से जीएसटी में आप सबको मज़ा आया, जिस तरह से आप अपने एप्रिसिएशंस मुझे भेजते हो, सिमिलरली इनकम टैक्स में भी आपको ऐसे ही मज़ा आएगा। और जब मज़ा आ जाए तो दिल से एक बार थैंक यू ज़रूर बोल देना। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप फिक्र मत करो मैम। बस अब आप बताइए कि अब हमें इनकम टैक्स में क्या क्या सीखना है और हमें कैसे कैसे इसमें आगे बढ़ना है। तो चलिए अब सब मेरे साथ आ जाइए और मेरे साथ एक बार सभी बोलेंगे जय माता दी। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार भगवान का नाम लेना जरूरी होता है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत पर अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद मिल जाता है तो वो मेहनत सफल हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी हर किसी का अपना अपना व्यू होता है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के लिए कुछ मैं आपको एक दो पहली बातें बता देती हूँ कि देखो, इनकम टैक्स जो हम करेंगे इसमें हम पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल ICAI का फॉलो करेंगे। उससे बेस्ट कुछ नहीं है, इनकम टैक्स का स्टडी मटेरियल ही हम फॉलो करेंगे। हालांकि आप सब जानते हो मैंने जीएसटी में भी ICAI का स्टडी मटेरियल ही फॉलो कराया है, क्योंकि मेरा मानना है जिस इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसकी बुक ना पढ़ो तो फिर इंस्टीट्यूट को प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? जी मैम बिल्कुल होगी। तो बेटर है कि जिसका एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसी के सोर्सेज को स्टडी करो, उसी के सोर्सेज को स्टडी करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ICAI का स्टडी मटेरियल ही उठाऊंगी, आप सबको यही मटेरियल फॉलो करना है। प्लीज़ इसको ऑनलाइन वैसे ये है, बट मैं चाहूँगी इसकी फिजिकल कॉपी ले लो, अभी तक आप सबके पास आ गई ही होगी। इसमें आपको मैं बताऊँगी क्या चीज़ कैसे टिक करनी है, अंडरलाइन करना है, क्योंकि जीएसटी में आप सबको पता था कि मैं अपने हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा देती थी, बहुत ज़्यादा देती थी। तो ये जो बुक था मैं उस पर बहुत कम फोकस करवाती थी आप सबसे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपका बुक पर मैं फोकस करवाऊंगी और बुक पर ही आपका इतना बढ़िया नोट्स तैयार करवा दूंगी कि आपको भी लगेगा कि हाँ जी मज़ा ही आ गया, एकदम मज़ा आ गया मैम, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो आप ये जो मॉड्यूल है प्लीज़ इसका फिजिकल कॉपी कैरी करना, मेरे साथ अंडरलाइन करना, जहाँ जहाँ पर मैं शॉर्ट्स नोट लिखूँ वहाँ वहाँ पर आप भी लिखिएगा। जी 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 बिल्कुल जी, हम अब स्टडी मैट ले आएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, आप सबका IPC इंटरमीडिएरीज की मैं बात कर रही हूँ। पेपर नंबर आता है 4। जी मैम बिल्कुल, पेपर नंबर होता है हमारा 4। पेपर नंबर 4 को बोलते हैं टैक्सेशन का पेपर।
टैक्सेशन के पेपर में आपके दो टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा हो जाता है आपका डायरेक्ट टैक्स का, मतलब कि इनकम टैक्स का, और दूसरा टुकड़ा हो जाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स का, दैट मीन्स जीएसटी का। जी मैम, बिल्कुल सही बात। तो जो डायरेक्ट टैक्स है यानी कि जो इनकम टैक्स है, आज से मैं डायरेक्ट टैक्स को इनकम टैक्स बोलूंगी क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट टैक्स में से इनकम टैक्स आने वाला है और हम इनकम टैक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो इनकम टैक्स आपके एग्जाम में आएगा 60 मार्क्स का, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स का मैं आपको जीएसटी का ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी हूँ कि ये कितने मार्क्स का आता है, कितने इसमें एमसीक्यूज आते हैं, कितना इसमें क्या आता है। सिमिलरली यहाँ पर भी होता है कि टोटल 60 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, जिसमें से कुछ एमसीक्यूज होते हैं और कुछ पेपर हमारा सब्जेक्टिव होता है। तो जो एमसीक्यूज होते हैं वो 60 का 30% एमसीक्यू होगा एंड 70% हमारा सब्जेक्टिव पेपर आएगा आउट ऑफ 60 मार्क्स। जी मैम, इतनी बात तो हमको समझ आ गई। तो पेपर के रिगार्डिंग आपको पता लग गया कि मार्किंग में कितने मार्क्स का क्या क्या आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी मैम बिल्कुल पता लग गया। अब तो हमको पता लग गया कि जीएसटी कम मार्क्स का आता है और इनकम टैक्स ज़्यादा मार्क्स का आता है, लेकिन पढ़ने में दोनों में ही बहुत मज़ा आता है। सच बता रही हूँ, मज़ा आ जाएगा। ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने जा रहे हो आप। टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी के मुंह पर होता है। जब भी आप रास्ते में निकल के जाओगे, कोई भी आपका जान पहचान का मिल गया, वो ही पूछ लेगा आपसे, अरे इनकम टैक्स का रेट क्या चल रहा है, अरे इनकम टैक्स में कितनी इनकम पे छूट मिलती है, ये बजट में इस बार क्या आया है इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो आप एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो जिसके बारे में आपसे चलता फिरता इंसान भी बात करने के लिए तैयार हो जाता है। जब उसको पता लगेगा ये सीए है, तब तो वो आपके आगे पीछे ही घूमता रहेगा। ठीक है जी मैम, हम एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, मतलब कि जो हमारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, यही तो मैं बोलना चाहती थी और आप सब मेरी बात पकड़ गए। मैम, अब आप हमको पढ़ाना स्टार्ट कीजिए और हमको बताइए कि आज हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हमेशा आप बताते हो, और हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। जी आप बोलो और मैं ना सुनूं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने काम की बातें। तो इनकम टैक्स में क्या है बेसिकली, सबसे पहले आज की जो क्लास है मैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेसिक बातें बताऊंगी, बहुत ही ज़्यादा बेसिक बातें, सो दैट हम अपने आगे के कंटेंट को समझ पाएं। हर एक डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग आज की क्लास में आपको मिल जाएगी। हालांकि आज की क्लास में हम कोई पर्टिकुलर ऐसा चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे जो एकदम एग्जाम में आने वाले होते हैं, बट आज की क्लास में हम वो सभी सब्जेक्ट्स को लिंक कर जाएंगे, वो सभी चैप्टर्स को लिंक कर जाएंगे कि आने वाली क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर एक चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, ICAI ने खुद ही दिया हुआ है, बहुत बढ़िया बना के दिया हुआ है। मैं भी इसी चैप्टर के अकॉर्डिंगली आपको समझाऊंगी, लेकिन करेंगे वही, पहले मैं समझाऊंगी, आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा, फिर हम समराइज्ड करेंगे चीज़ों को, उसके बाद हम इस स्टडी मैट में अंडरलाइंस करेंगे, कीवर्ड्स देखेंगे, जो भी होगा सब कुछ हाईलाइट करेंगे। ठीक है जी मैम, अब बात हमको पक्का से समझ आ गई। तो पहले आज हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करने जा रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए आ जाइए आप सभी मेरे साथ कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमको किन किन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, वो सारी बातें यहाँ पर लिखी है कि हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो पहले सुन लो, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम सीखेंगे कि टैक्स क्या होता है। हालांकि आपको अब ये सब कुछ बहुत अच्छे से पता है कि टैक्स क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा सा कम टाइम लगाऊंगी, बट लगाऊंगी जरूर, क्योंकि भूल गए होंगे, बहुत टाइम हो गया उस चीज़ को सुने हुए। टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने टाइप का होता है, ये सारी बातें सीखेंगे। फिर हम इनकम टैक्स की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल पहली सीढ़ी चढ़ेंगे आज। ठीक है मैम, चलिए अब आप सभी आ जाइए मेरे साथ पेज नंबर 1.3 पर आ जाइए। सबसे पहले सुनो कि टैक्स क्या होता है। आप सबको पता है कि कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ, यही चीज मैंने जीएसटी की क्लास में पढ़ाई थी। कंपल्सरी एक्सटॉर्शन
यहाँ पर इस चीज को लिख लेना, कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। यहाँ पर साथ साथ ये चीजें आपको लिखनी है, क्योंकि चीजों को हमको इजी वे में अपने माइंड में फिट करना है ना, कि नहीं करना? जी मैम बिल्कुल करना है। तो इसके आगे आप लिखो मेरे साथ, फिर हम याद करेंगे और फिर हम समझेंगे। कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ टू सपोर्ट द नेशन, टू सपोर्ट द नेशन। ठीक है जी मैम, अब हमने इस चीज को लिख लिया। तो देखो टैक्स क्या होता है? टैक्स होता है पैसे की जबरन वसूली। मैम पैसे की जबरन वसूली यानी कि जो मार्केट में हफ्ता वसूली की जाती है, क्या वो भी टैक्स होता है? नहीं, वो टैक्स नहीं होता। क्यों मैम, वो टैक्स क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पीछे कोई लॉ नहीं होता, उसके पीछे कोई लॉ नहीं होता। मैंने आपको क्या बताया? कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, पैसे की जबरन वसूली तो हो लेकिन किसी लॉ के तहत। लॉ बोलेगा तभी आप किसी पैसे की जबरन वसूली करोगे, तो उसको हम टैक्स बोलेंगे। लेकिन लॉ नहीं कह रहा आप कहीं जाके हफ्ता वसूली कर रहे हो, कोई सर्विसेज चार्ज रिकवर कर रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट में कोई सर्विस चार्ज लगाया गया है उसकी रिकवरी की जा रही है, तो वो सब टैक्स नहीं होता। वो बस कोई चार्जेस हैं जिसकी रिकवरी आपसे की जा रही है, बट लॉ उस चीज को नहीं बोलता। वो सब अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आपसे चार्ज करते हैं, बट लॉ उस चीज को परमिट नहीं करता, इसलिए हम उसको टैक्स नहीं बोलेंगे। तो यही बात यहाँ पर इन्होंने लिखी है थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स में, कि जो टैक्स होता है बेसिकली वो इंसान क्यों पे करता है? टैक्स इंसान इसलिए पे करता है ताकि वो गवर्नमेंट को कुछ पैसा दे सके और गवर्नमेंट उस पैसे को यूज करके हमारे ऊपर खर्च कर सके, हमारा डेवलपमेंट कर सके, हमारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सके, हमारे लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सके, हमारे लिए अच्छे हॉस्पिटल्स खुलवा सके, हमारे लिए अच्छे स्कूल्स खुलवा सके। सो बेसिकली टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू जनरेट होता है, उस रेवेन्यू को यूज करके गवर्नमेंट हमें फायदा देती है, हमारे ऊपर खर्च करती है। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकती कि टैक्स मैं इसलिए पे करती हूँ क्योंकि मैं सोसाइटी में अपने रहने की कॉस्ट भरती हूँ? मैम बिल्कुल बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते आप ऐसा? मैं सोसाइटी में रहती हूँ, मैं सोसाइटी में रहने के बाद कुछ इनकम कमाती हूँ अपने बिजनेस से, अपने प्रोफेशन से। उस इनकम पर, उस प्रोफेशन पर मैं गवर्नमेंट को क्या भर देती हूँ? टैक्स भर देती हूँ, और उसी टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट मेरे को फैसिलिटीज देती है। तो बेसिकली एक तरह से मैं गवर्नमेंट की ये जो सोसाइटी है इसको यूज कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं गवर्नमेंट को कुछ पैसा पे कर रही हूँ। क्यों पे कर रही हूँ? क्योंकि मैं गवर्नमेंट की सोसाइटी को यूज कर रही हूँ। जी मैम, बात तो बढ़िया से समझ आई कि कंपल्सरी पैसे की वसूली अंडर एनी लॉ, अंडर एनी लॉ। अगर वहां पर अंडर एनी लॉ नहीं है तो उस चीज को हम टैक्स का नाम नहीं दे सकते। यानी कि पैसे की जबरन वसूली तो होनी चाहिए लेकिन लॉ के अंडर में होनी चाहिए, उसके पीछे कोई एक्ट होना चाहिए, कोई रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, प्रॉपर एक्ट होना चाहिए, तभी हम उस चीज को बोलेंगे कि हाँ ये टैक्स है, अदरवाइज हम उसको टैक्स नहीं बोलेंगे। अब आप सबको पता है कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? गवर्नमेंट अपने नेशन को सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है, अच्छे हाईवेज बनवाती है, जगह जगह स्कूल्स खुलवाती है, जगह जगह कॉलेजेस खुलवाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुलवाती है। तो बेसिकली वो अपने कंट्री के लिए इस पैसे का यूज करती है। ठीक है जी मैम, बात तो समझ आ गई। तो इस चीज को आप सभी ने नोट कर लिया होगा, ऐसा मैं मान के चल रही हूं। अब मेरे साथ आ जाइए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ब्रैकेट लगाया है वहां से देखो, हम काम की बातों पे ध्यान देंगे। अब लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग, ये सारे कीवर्ड्स आपको याद, कोई कीवर्ड्स नहीं है तो ये चीज आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मैं वैसा ही पढ़ाऊंगी जिससे आपका माइंड एग्जाम में बातों को लिखने के लिए तैयार हो जाए। आपको ऐसा ना लगे कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, काम की बातें पढ़ेंगे पर 100% बातें पढ़ेंगे। ठीक है जी। टैक्सेस आर कंसिडर्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। मैं सोसाइटी में रह रही हूँ, मैं टैक्स भर रही हूँ, तो इसका मतलब है मैं सोसाइटी में रहने की कॉस्ट चुका रही हूँ।
Taxes are levied by the government to meet the common welfare expenditures of the society. गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस कलेक्ट करती है, क्यों कलेक्ट करती है? सो दैट वो हमारे को अच्छा वेलफेयर दे सके, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके। इस वजह से गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करती है। तो आप ये जो मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं इनको माइंड में रखिएगा, दैट्स इनफ फॉर यू। कहीं पे एग्जाम में आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी व्हाट इज टैक्स, ये आपके लेवल की बातें नहीं है। बट जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं उस पे सीढ़ियां तो चढ़ लें, सीढ़ी चढ़ेंगे नहीं, चीजों को समझेंगे नहीं तो ऊपर कैसे पहुंचेंगे? ठीक है जी, मेरे लिए जरूरी है ये स्टार्टिंग में आपको बेसिक चीजें समझाना। मैम आपने जीएसटी की क्लास में भी समझाया था। जी हाँ समझाया था, जीएसटी की क्लास में भी समझाया था। मेरे को ऐसा लगता है भूल गए होंगे। मैम इतना डाउट करते हो क्या? अब थोड़ा बहुत हो जाता है, अदरवाइज मैं अपने स्टूडेंट्स पे डाउट नहीं करती। पर 100% स्टूडेंट्स सेम भी तो नहीं होते ना। बताइए मेरी क्या गलती है? चलिए आप सब मुझे मैसेज कीजिए और बताइए कि टैक्सेस कितनी तरह के होते हैं। मैम टैक्सेस 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है जिस पर लगाया जाता है वो ही भरता है। मेरे पर लगेगा तो गवर्नमेंट को मैं ही भरूंगी, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन एक बंदे से दूसरे बंदे पर शिफ्ट नहीं होता, जिसके ऊपर लगाया जाता है वो ही बंदा जाके टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को भरता है। लगा मेरे ऊपर, मैं आपको बोलूं सुनो मेरे स्टूडेंट्स, ये जो पैसा है आप गवर्नमेंट को भर दो, आप नहीं भरोगे, आप बोलोगे आपके ऊपर लगा है आप ही इसको गवर्नमेंट को भरिए। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो लगता किसी और के ऊपर है, भरता कोई और है। जी मैम बात तो थोड़ी थोड़ी अब हमको समझ आना शुरू हुई। जैसे कि जीएसटी क्या होता है? लगता किसी और के ऊपर है, भरता कोई और है। मैंने आपको समझाया था कि जब हम गुड्स बेचते हैं तो हम गुड्स का पैसा भी कलेक्ट करते हैं और उस पर आउटपुट टैक्स भी कलेक्ट करते हैं। तो ले तो मैंने आपसे लिया, लेकिन गवर्नमेंट को कौन भरेगा? मैं भरूंगी। लगा कस्टमर पर भरा मैंने। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम बात तो समझ आ गई। लगता किसी और पर है, भरता कोई है। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है जिस पर लगता है वही भरता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स का बर्डन जो होता है वो एक बंदे से दूसरे बंदे पर शिफ्ट हो जाता है। चलो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो जिस पर लगता है उसी के द्वारा गवर्नमेंट रिकवरी करती है। इस वाले टैक्स का जो बर्डन है वो शिफ्ट नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल आप सभी मुझे दीजिए मैम। इनकम टैक्स, जिसकी इनकम पर लगेगा वो ही गवर्नमेंट को पैसा भरेगा। अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्स की तो जीएसटी इज द बेस्ट एग्जांपल और नॉट? यस मैम ये तो परफेक्ट एग्जांपल है, जस्ट अभी साथ साथ पढ़ भी तो नहीं है हम इसको। जी बिल्कुल, अब आप सबको पता है क्लैरिटी के साथ, इससे ज्यादा मैं टाइम इस पर नहीं लगाऊंगी। चलिए ये इन्होंने फ्लो चार्ट में समझाया है कि जो टैक्सेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इन्होंने एग्जांपल दिया है इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी इज ऑल्सो अ इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। इन्होंने और भी एक एग्जाम्पल दिया है टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट, वो भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है। चलिए आगे आ जाइए। Why are tax levied? आप सबको अब ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है कि टैक्स क्यों लगाया जाता है। गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लगाती है ताकि गवर्नमेंट हमसे अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके। बेसिकली गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स होता है टैक्स इनकम का वो क्या होता है? टैक्स। गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टैक्स होता है। गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स लगाती है, हम गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा भरते हैं, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट हो जाता है और उसी जनरेटेड रेवेन्यू से गवर्नमेंट क्या करती है? हमको अच्छी एजुकेशन देती है, हमको अच्छा हॉस्पिटल की फैसिलिटी देती है, हमको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, अच्छे रोड्स देती है, अच्छे डैम्स देती है। तो देखो ये क्या है यहाँ पर कि गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है टैक्स। जी मैम बात हमको समझ आ गई। अब आइए पावर टू लेवी टैक्सेस, ये क्या है? ये सब कुछ पढ़ने से पहले मेरी बात को आप सब सुनो। आप सबको ये तो पता है कि गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, गवर्नमेंट को टैक्स लगाने का राइट है। ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स लगाने का राइट है,
लेकिन क्या आप में से कोई बच्चा ये जानता है कि गवर्नमेंट को टैक्स लगाने का राइट किसने दिया? अगर जानते हो तो प्लीज मैसेज करो, कमेंट बॉक्स में मैसेज करो। मैम गवर्नमेंट को मैम हमको थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है, बट हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आप सुनिए। मैम क्या होता है ना कि जो गवर्नमेंट होती है उसको टैक्स लगाने का जो राइट मिलता है ना, वो मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को राइट देता है कि आप टैक्स को लगाओगे, आप टैक्स को कलेक्ट करोगे। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो ये बात तो बोलता है, वो ये पावर तो देता है गवर्नमेंट को कि आप टैक्स लगाओ, लेकिन इसके अंदर एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल नंबर 265। बहुत बेसिक बातें चल रही हैं, ये चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, बट आपको पता होना जरूरी है। जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो, जो चीज़ आपके खून में दौड़नी चाहिए, उस चीज़ का बेस आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? क्या इंजीनियर्स को पता होगा? क्या डॉक्टर्स को पता होगा? चार्टर्स को पता होगा? तो इसीलिए आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ों का पता होना जरूरी है। अभी कोई आपसे पूछ लेगा तो आप क्या जवाब दोगे? सीए बन जाओगे, कोई आपसे पूछ लेगा, आपको बेसिक चीज़ नहीं पता होगी, आप क्या आंसर दोगे? तो पता होना जरूरी है। चलिए अब काम की बात। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को ये तो बोलता है कि गवर्नमेंट आप टैक्स लगा सकते हो, लेकिन इसी के अंदर एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल नंबर 265, जो कि बोलता है क्या बोलता है कि जब तक गवर्नमेंट आप लॉ नहीं बनाओगे तब तक आप टैक्स नहीं लगाओगे। यही तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि टैक्स वही होता है जिसके पीछे एक लॉ बना हुआ हो। लेकिन ये बात अब तक मैं अपने मुंह से बोल रही थी, अब आपको पता लग गया कि ये बात कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 265 में लिखी हुई है कि जब तक किसी चीज के पीछे लॉ नहीं होगा तब तक उस चीज के लिए आप टैक्स नहीं लगा सकते हो। ठीक है मैम, तो बेसिकली आपको पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 265 बोलता है जब तक ये लॉ नहीं होगा आप टैक्स नहीं लगाओगे। तो इस वजह से सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको लॉ बनाना होगा और उसके बाद ही आप टैक्स लगा सकते हो। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, हमको पूरी पक्की बात समझ। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है, ये क्या करता है? हमारी कंट्री में गवर्नमेंट को पावर देता है कि गवर्नमेंट आप लॉ को फ्रेम कीजिए, लॉ को फ्रेम करने के बाद आप टैक्स लगाइए और आप टैक्स को कलेक्ट कीजिए। ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट को पावर देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। इन दोनों गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि आप दोनों एक्ट बनाइए, लॉ बनाइए और फिर टैक्स लगाइए। ठीक है जी मैम, बात तो समझ आई। एक होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर 246 एक आर्टिकल होता है। उस आर्टिकल में क्लियरली लिखा हुआ है कि किस मैटर के रिस्पेक्ट में कौन लॉ बनाएगा। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएंगी। लॉ क्यों बनाएंगी? क्योंकि ऐसा आर्टिकल नंबर 265 में लिखा है कि जब तक लॉ नहीं बनेगा तब तक टैक्स नहीं लगेगा। तो इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाना पड़ेगा। फिर आर्टिकल नंबर 246 में क्या लिखा है? आर्टिकल नंबर 246 में लिखा हुआ है कि कौन से मैटर पर कौन सी गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। कौन से मैटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, कौन से मैटर पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी और कौन से मैटर पर दोनों गवर्नमेंट को लॉ बनाने का राइट दिया जाना चाहिए। तो आर्टिकल नंबर, अगर मैं 246 की बात करूं तो इस आर्टिकल के अंदर तीन लिस्ट होती हैं। ठीक है जी मैम, मैं इस चीज को यहाँ पर ड्रॉ करूंगी, आप सभी मेरे साथ साथ चाहो तो ड्रॉ करना, वरना मत करना। लिखी हुई है ये बातें, जहां मैं स्पेसिफिकली बोलूंगी वहां आपको नोट करना है।
चलिए अब सुनिए, आपने अभी तक क्या पढ़ा कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोला गया कि गवर्नमेंट को लॉ फ्रेम करना है। लॉ क्यों फ्रेम करना है? क्योंकि आर्टिकल नंबर 265 कहता है विदाउट मेकिंग लॉ आप लोग टैक्स नहीं लगाओगे। सेंट्रल गवर्नमेंट सुन लो, आप टैक्स नहीं लगाओगे। स्टेट गवर्नमेंट जी आप भी सुन लो, आप भी टैक्स नहीं लगाओगे। तो आपको लॉ बनाना जरूरी है। अब लॉ कौन सी गवर्नमेंट किस मैटर पर बनाए, ये बात की समस्या खड़ी हो गई कि नहीं खड़ी हो गई? अगर आर्टिकल नंबर 246 नहीं आता तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आपस में लड़ जाते, भिड़ जाते, इनको पता ही नहीं लगता। दोनों बोलते मैं इस मैटर पर लॉ बनाऊंगी, मैं इस मैटर पर लॉ बनाऊंगी। इसी की वजह से आर्टिकल नंबर 246 आया और इसमें बताया गया कि कौन किसके मैटर पर लॉ बनाएगा। तो इसमें 3 लिस्ट बनाई गई। 3 लिस्ट मैम? जी हाँ, 3 लिस्ट बनाई गई। पहली लिस्ट को नाम दिया गया यूनियन लिस्ट, फिर एक लिस्ट बनाई गई, उस लिस्ट को नाम दिया गया स्टेट लिस्ट, फिर एक लिस्ट बनाई गई, उस लिस्ट को नाम दिया गया कंकरेंट लिस्ट। ठीक है जी मैम, बात तो समझ आई कि आर्टिकल नंबर 246 में 3 लिस्ट हैं। मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे, जिसको अच्छे नंबर चाहिए वो बोले। 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? मुझे यहाँ तक आवाज आती है अगर आप वहां बोलोगे, क्योंकि मन की आवाज जो है वो हर जगह सुनाई देती है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट पर लॉ को बनाने का जो राइट है वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट लिस्ट पर लॉ को बनाने का राइट दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को। जो कंकरेंट लिस्ट है उस लिस्ट पर लॉ को बनाने का राइट दिया गया है दोनों गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। दोनों गवर्नमेंट को राइट मिला हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट मैटर कॉमन होगा, सब्जेक्ट मैटर कॉमन होगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लिए लॉ बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट अपने लिए लॉ बनाएगी। याद रखना सब्जेक्ट सेम होगा, लेकिन यूनियन लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स डाले गए हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट डाले गए हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। स्टेट लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स डाले गए हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए लॉ बनाएगी। बट कंकरेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स डाले गए हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाएगी। दोनों अपने अपने लिए लॉ बनाएंगे। ठीक है मैम, बात तो अब हमको समझ आ गई। अगर बात समझ आ गई है तो आप सभी अपना कॉमन सेंस लगा के मुझे मैसेज कीजिए और बताइए इनमें से कौन सी लिस्ट में इनकम टैक्स आता होगा। इनमें से कौन सी लिस्ट में इनकम टैक्स आता होगा, बताइए, मैसेज कीजिए। मैम, इनकम टैक्स एक सेंट्रल लेवल का टैक्स है, इसका कलेक्शन सेंट्रल को मिलता है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये जो है इनकम टैक्स आपका आता होगा यूनियन लिस्ट के अंदर। और इसी बात पर मैंने आप सभी को बोल दिया, वेरी वेरी गुड। जी हाँ, इनकम टैक्स आता है हमारा यूनियन लिस्ट के अंदर। यूनियन लिस्ट के अंदर एक एंट्री नंबर है आपका 82। लिख देती हूँ यहाँ पर एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82 बोलती है कि इनकम टैक्स यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही सिर्फ और सिर्फ इस वाले टैक्स के लिए अपना लॉ बनाएगी। इनकम टैक्स के लिए लॉ बनाने का राइट अब किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये जो सब्जेक्ट्स मैं आपसे बोल रही हूँ ना, हर लिस्ट के अंदर अंदर सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, बहुत सारी एंट्रीज पड़ी हुई हैं। यही कहीं एंट्री नंबर 84 भी पड़ी हुई है जिसमें लिखा हुआ है इनकम टैक्स। तो हमें क्या पता लगा, सब्जेक्ट में इनकम टैक्स आ रहा है और वो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट का है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपना लॉ बनाएगी।
ठीक है मैम, बात तो अब हमको समझ आ गई। अब देखो जो जो मैंने बोला वो सब अब हम एक बार लीगल लैंग्वेज में पढ़ लें यानी। जी मैम बिल्कुल से, बिल्कुल मैम, लीगल लैंग्वेज में एक बार आप हमें पढ़ा दीजिए, अंडरलाइन करा दीजिए। देखो जितना अंडरलाइन कराऊंगी इतना ही बस आपकी नॉलेज के लिए काम का है। एग्जाम में इनमें से एक आधा नंबर का एमसीक्यू बन जाए तो उतने में से बन जाएगा जितना मैं आपको अंडरलाइन कराऊंगी। फालतू की राम कथा आप मत पढ़िएगा, मेरे साथ साथ यहाँ पर काट सकते हो। जिसको बहुत ज्यादा शौक है वो पढ़ लेना, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काम का नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, कौन सा आर्टिकल था, अंडरलाइन कर लो, आर्टिकल नंबर 265। आर्टिकल नंबर 265 क्या बोलता था? नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक लॉ नहीं होगा तब तक आप टैक्स नहीं लगा सकते। अकॉर्डिंगली फॉर लेवी ऑफ एनी टैक्स अ लॉ नीड्स टू बी फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा था कि गवर्नमेंट्स को लॉ तो फ्रेम करना पड़ेगा। जी मैम ये तो वही बात है जो आपने बोली थी, मैंने भी तो वही बोली थी जो एक्चुअल में होता है, अपने पास से थोड़ी बोला था। सब कुछ एक्चुअल में होगा वही मैं बोलूंगी, फिर मेरे बोलने के बाद वो सब आपको बुक में दिख जाएगा। जी मैम सही बोल रहे हो एकदम। फिर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया gives the power to levy and collect taxes whether direct or indirect to the central government or the state government। इतनी बात आप अंडरलाइन कर लो, आप सबको पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप टैक्स को लगाओगे और टैक्सेस को कलेक्ट करोगे, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो। ठीक है मैम, बात तो समझ आ गई। उसके बाद एक आर्टिकल नंबर है, आर्टिकल नंबर 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि आपको 3 तरह की लिस्ट प्रोवाइड करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। आर्टिकल नंबर 246 की ये जो 3 लिस्ट हैं ये बताती हैं कि कौन से सब्जेक्ट मैटर पर कौन सी गवर्नमेंट टैक्स का एक्ट बनाएगी, कौन सी गवर्नमेंट एक्ट को फ्रेम करेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट को कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी? यूनियन लिस्ट में आने वाले सब्जेक्ट मैटर पर एक्ट मैम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो इन्होंने क्या लिखा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके आगे लिख देना, चाहे तो मत लिखिए अगर आपको ऑलरेडी पता है तो। ठीक है जी। स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर होते हैं उनमें एक्सक्लूसिवली पावर किसके पास होती है? स्टेट के पास लॉ को बनाने की। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को पावर होती है, दोनों अपने अपने लिए सेम मैटर पर लॉ बनाएंगे, सेम मैटर पर लॉ बनाएंगे। चलिए, फिर मैम आपने हमें एक एंट्री नंबर 82 के बारे में और पढ़ाया था। जी हाँ, फिर आपको पढ़ाया गया था एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर होंगे, उसी सब्जेक्ट मैटर में एक 82 नंबर का सब्जेक्ट मैटर होगा जिसमें लिखा होगा इनकम टैक्स। तो उससे प्रूफ होता है कि इनकम टैक्स के ऊपर जो लॉ बनाया जाएगा वो कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। वहां पर लिखा हुआ है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं होती, एग्जेम्प्ट होती है, उस पर टैक्स नहीं लगता। तो इसी वजह से जो टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स पर लगता है, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बनाएगी वो किस पर बनाएगी? इनकम टैक्स पर तो बनाएगी, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पर नहीं बनाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पर तो टैक्स लगता ही नहीं है। चलो, बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, इतनी बात तो हमको पक्के से समझ आ गई है। तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, बट जितना पढ़ाया उसको 1 मिनट लगा के सबसे पहले समराइज्ड कराऊंगी। ठीक है जी मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि टैक्स क्या होता है? तो कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ टू सपोर्ट द नेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? बताइए मैम। उसको हम टैक्स बोलते हैं। सभी मुझे मैसेज कीजिए कि जो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है क्या वो टैक्स है या नहीं? जल्दी से मैसेज कीजिए। यस मैम, कस्टम ड्यूटी तो टैक्स है। क्यों? क्योंकि कस्टम ड्यूटी के पीछे कस्टम एक्ट लगा होता है। ठीक है जी। कोई सर्विस चार्जेस रिकवर किए जा रहे हैं रेस्टोरेंट के द्वारा, बताइए क्या ये टैक्स है? नो मैम, ये कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि सर्विस चार्जेस वो रिकवर कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई हमें ऐसी फैसिलिटी वगैरह दे रहे हैं, पर इसके पीछे कोई लॉ नहीं बना हुआ, जिस वजह से ये कोई टैक्स नहीं है।
फिर मैंने आपको पढ़ाया कि जो टैक्स होता है वो दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मीन्स जिस पर लगता है वो ही भरता है, इनडायरेक्ट मीन्स जिस पर लगता है वो नहीं भरता, भरता कोई और है, मतलब लगता किसी पर है पर भरता कोई और है। ठीक है जी मैम, इतनी बात तो हमको समझ आ गई। फिर मैंने आपको बताया था कि टैक्स क्यों लगाया जाता है। तो जी टैक्स गवर्नमेंट इसलिए लगाती है क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए होता है। जब गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा तभी तो गवर्नमेंट उस पैसे से आपके ऊपर खर्चा करेगी। ठीक है जी, बात तो समझ आई थी। फिर बात आती है कि गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, ये बात कहाँ पर लिखी हुई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि गवर्नमेंट आप टैक्स लगा सकते हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल नंबर 265, जो कि बोलता है कि जब तक गवर्नमेंट आप लॉ नहीं बनाओगे तो आप टैक्स नहीं लगा सकते। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लॉ बनाना पड़ता है। फिर आर्टिकल नंबर 246 जन्म लेता है, जो कि गवर्नमेंट को बताता है कि कौन सी गवर्नमेंट कौन से सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बनाएगी। फिर आर्टिकल नंबर 246 तीन तरह की लिस्ट डिफाइन करता है और बताता है कि यूनियन लिस्ट के लिए लॉ बनाने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा, स्टेट लिस्ट के लिए लॉ बनाने का राइट स्टेट गवर्नमेंट को होगा, कंकरेंट लिस्ट के लिए सब्जेक्ट मैटर सेम रहेगा बट दोनों गवर्नमेंट अपने अपने लिए लॉ बना सकती हैं। ठीक है जी, इतनी बात मैम हमको पूरी तरह से समझ आ गई, आपने यही पढ़ाया था। फिर मैंने कहा इनकम टैक्स के अंदर एंट्री नंबर 82 होता है, उस एंट्री नंबर 82 को यूज करके कौन सी गवर्नमेंट इनकम टैक्स का लॉ बनाएगी। मैम आपने बताया था कि इनकम टैक्स का एंट्री नंबर 82 जो कि यूनियन लिस्ट में फॉल करता है, तो यूनियन लिस्ट के लिए लॉ बनाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स बनाया जाएगा, इनकम टैक्स लगाया जाएगा, इनकम टैक्स की वसूली की जाएगी। और सभी बोलेंगे प्यार से जय माता दी। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब आ जाइए एक और नई बात और बढ़िया बात। आप सभी मुझे आंसर करने के लिए रेडी हो क्या? मैम पूछो तो सही, हम तो रेडी ही रेडी हैं, बस हमें तो मजा आता है। क्वेश्चंस पुट अप किया करो और हम आपको आंसर्स किया करेंगे। ऐसे बच्चे मुझे बहुत पसंद आते हैं, सीरियसली बोल रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है ऐसे बच्चे जो मुझसे क्वेश्चंस करें और जो मेरे क्वेश्चंस का आंसर्स दे। ठीक है जी, आप सबको क्या लगता है आपको क्या पढ़ना है? आपको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना होता है या फिर इनकम टैक्स लॉ पढ़ना होता है? ये क्या बोल रहे हो जी? ये तो बिल्कुल ही नहीं समझ आया, ऐसा भी कुछ होता है क्या? मैं यहाँ पर लिखती हूँ, जिसको समझ नहीं आया वो लिखा हुआ देखो। एक होता है इनकम टैक्स एक्ट, एक दिखेगा आपको इनकम टैक्स लॉ। ये दो चीजें हैं, एक तो है इनकम टैक्स एक्ट, एक है इनकम टैक्स लॉ। क्या आप जानते हो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या आप जानते हो कि आपके एग्जाम में कौन सा आना है और आपको क्या क्या पढ़ना है? नो मैम, हम सब ये दूर दूर तक नहीं जानते। हमने तो इनकम टैक्स फर्स्ट टाइम इंटरमीडिएरीज में आके देखा है। 12th तक तो ऐसा कोई सब्जेक्ट होता नहीं और अपना सीपीटी तो आपको पता ही है। ठीक है जी, चलिए तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इनकम टैक्स और इनकम टैक्स लॉ में क्या डिफरेंस होता है और आपके एग्जाम के लिए आपको क्या पढ़ना होता है। मैम डिफरेंस तो बताते रहिएगा, पहले ये बता दो कि पढ़ना कौन सा है। ये बता देती हूँ ना, एक अलग ही खुशी मिलती है। चलो तो ये जान लो कि आपको पढ़ना होता है इनकम टैक्स लॉ। आपको इनकम टैक्स एक्ट सिर्फ नहीं पढ़ना, आपको पूरा का पूरा इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है। अच्छा मैम, इसका मतलब इनकम टैक्स लॉ ज्यादा वाइड होता है? जी हाँ, इनकम टैक्स लॉ ज्यादा वाइड होता है इन कंपैरिजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। वो कैसे? जी बिल्कुल बताऊंगी, सुनो। जो इनकम टैक्स होता है इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सॉरी, इनकम टैक्स लॉ के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है मैम, इनकम टैक्स लॉ का पहला कंपोनेंट होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये जो होता है ना, ये 1961 होता है। इनकम टैक्स के अंदर आ जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है मैम, इसको पढ़ना ही है। जी हाँ, ये तो पूरे इनकम टैक्स लॉ की बैकबोन है।
इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। मैम इनकम टैक्स एक्ट में क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट में होते हैं सेक्शंस। इसके अंदर आपको बहुत सारे सेक्शंस पढ़ने को मिलेंगे, खूब सारे इसके अंदर सेक्शंस होते हैं। और मैम इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होते हैं शेड्यूल्स। इसके अंदर आपको काफी सारे शेड्यूल्स पढ़ने को मिलेंगे। आपके इनकम टैक्स में 1 to 298 टोटल सेक्शंस हैं। टोटल जो शेड्यूल्स हैं वो हैं 14 शेड्यूल्स हैं, पूरे इनकम टैक्स एक्ट में बता रही हूँ। ठीक है मैम, और क्या होता है? सेक्शंस होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, और क्या होता है? सेक्शन के सब सेक्शंस होते हैं, क्लॉजेज होते हैं, सब क्लॉजेज होते हैं। इस तरह से पूरा इनकम टैक्स ड्राफ्ट किया गया है। अब देखो, मैं आपको पहले थोड़ा सा पढ़ना सिखा दूं कि सेक्शन को रीड आउट कैसे करते हैं, क्योंकि आप सब जीएसटी की क्लास मैं मानती हूँ ले चुके हो, आपको वैसे पढ़ना आता है, बट मैं यहाँ पर भी सिखाऊंगी। ये जो लिखा हुआ है, मान लो मैं यहाँ पर पहले लिख रही हूँ, ये इसको हम कैसे रीड आउट करेंगे? सुनो, सेक्शन नंबर 19 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए। फिर मैं एक और लिख रही हूँ, इसको कैसे रीड आउट करेंगे? सेक्शन नंबर 19 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज आई। तो बेसिकली ये होता है सेक्शन, ये होता है सब सेक्शन, ये होता है क्लॉज, और सबसे लास्ट वाला होता है सब क्लॉज। तो बेसिकली जो इनकम टैक्स है वो इसी तरह से डिफाइन किया गया है। उसमें इतने सारे सेक्शंस हैं एंड इतने सारे शेड्यूल्स हैं। ठीक है जी मैम, इतनी बात तो हमको समझ आ गई। इतना ही नहीं, ये जो आपका इनकम टैक्स है ये एवरी ईयर क्या होता है? अमेंड होता है। एवरी ईयर ये इनकम टैक्स आपका अमेंड होता है, मतलब हर साल मैम इसमें अमेंडमेंट्स आते हैं। जी हाँ, इसमें हर साल अमेंडमेंट्स आते हैं। मैम हर साल चेंजेस को पढ़ना पड़ता है? जी हाँ, हर साल अमेंडमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, हर साल आपको चेंजेस पढ़ने पड़ेंगे। आप सब सुनते हो ना, हर साल बजट आता है, बजट आता है, टीवी पे दिखाया जाता है 2-2.5 घंटे मजे से एकदम। तो वो बजट जो टीवी पे दिखाया जा रहा है, सब उसको मजे से देखते हैं। अरे इनकम टैक्स का रेट इतना बढ़ गया, इतना घट गया, इतनी छूट मिल गई, लेकिन वो सब आपके एग्जाम में आने वाला होता है। अच्छा जी मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको समझ आ गया कि जो इनकम टैक्स एक्ट है वो हमेशा अमेंड होता रहता है। एवरी ईयर बजट के साथ वो अमेंड हो जाता है और हमको अमेंडेड इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना होता है। बजट बोले तो फाइनेंस एक्ट आता है बेसिकली बजट के अंदर, उस फाइनेंस एक्ट के थ्रू ये पार्ट जो होता है वो आपका अमेंड हो जाता है। ठीक है मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो, पहला कंपोनेंट तो आपको पता लग गया कि इनकम टैक्स लॉ में क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट होता है, पूरा का पूरा इनकम टैक्स एक्ट आपको पढ़ना है। दूसरा कंपोनेंट होता है फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट मैम ये क्या होता है? देखो, फाइनेंस एक्ट ही तो होता है जो अभी मैं यहाँ पर आपको बता रही थी, जिसकी वजह से ये अमेंडमेंट्स आते हैं। होता क्या है, एवरी ईयर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, अभी तो फिलहाल सीतारमन जी हैं, वो क्या करती हैं? बिल बनाती हैं। ये बिल जो होता है इसको बजट सेशन में रखा जाता है। वो एक प्रॉपर बिल तैयार करती हैं, बिल को बजट सेशन में रखा जाता है। बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट उस पर अपनी एसेंट देते हैं। जब उस पर अपनी एसेंट दे देते हैं और बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा वो जो बिल होता है जो निर्मला सीतारमन जी ने बनाया था वो पास हो जाता है, तो उसके बाद प्रेसिडेंट के द्वारा उस बिल पर अप्रूवल दी जाती है। अगर प्रेसिडेंट भी उस बिल को अप्रूव कर देते हैं, अपनी एसेंट दे देते हैं, तो वो बिल फाइनेंस एक्ट बन जाता है। ओके जी मैम, बात तो समझ आ गई। लेकिन फाइनेंस एक्ट बनने से पहले उस बिल को क्या बोला जाता है? फाइनेंस बिल। ठीक है जी मैम, तो देखो होता क्या है, ये जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस टाइम निर्मला सीतारमन जी, ये क्या करती है? फाइनेंस बिल बनाती हैं। ये लोगों की प्रॉब्लम देखती हैं, ये इकोनॉमी को पूरा एनालिसिस करती हैं। इकोनॉमी को एनालिसिस करके ये देखती हैं, अरे टैक्स का रेट कितना रखना है हमको, क्या हमको कोई स्पेशल छूट देनी है, क्या हमको कोई रिबेट देनी है। उसके बेसिस पर ये पूरा का पूरा बिल ड्राफ्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं फाइनेंस बिल।
फाइनेंस बिल बन के कहाँ पर पहुंच जाता है, पार्लियामेंट्स में। फिर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, अपर हाउस और लोअर हाउस, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इस बिल को पास करते हैं। जब ये इस बिल को पास कर देते हैं उसके बाद ये बिल किसके पास पहुंच जाता है, बताइए किसके पास पहुंच जाता है, प्रेसिडेंट के पास। जब ये प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है तो प्रेसिडेंट को इस पर अपनी अप्रूवल देनी होती है। जब प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे देते हैं, अपनी अप्रूवल दे देते हैं, तो फिर ये फाइनेंस बिल क्या बन जाता है, फाइनेंस एक्ट। और फाइनेंस एक्ट में जो भी चीजें आई गई होती हैं वो सब न्यूली होती हैं और वो ही सब आपको पढ़नी होती हैं, क्योंकि उसी फाइनेंस एक्ट की वजह से क्या होता है, आपका इनकम टैक्स एक्ट अमेंड हो जाता है। ठीक है मैम, ये बात तो हमको समझ आ गई। इसका मतलब मैम हमको इनकम टैक्स एक्ट भी पढ़ना है और हर साल उसमें चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को हमको फाइनेंस एक्ट से पढ़ना होता है। जी आप मेरी बात को एकदम करेक्टली पकड़ गए। अब सुनो, होता क्या है, इतना ही नहीं, आपने 2 कंपोनेंट्स सीख लिए। अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में क्या होता है, थर्ड कंपोनेंट में आते हैं इनकम टैक्स रूल्स 1962। मैम ये एक्ट 1961 है और रूल्स 1962, ऐसा क्यों? जी हाँ, टैक्स में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आ गया था, 1961 में आ गया था, लेकिन ये जो रूल्स आए थे वो आए थे 1962 में। 1962 में रूल्स आए थे। हालांकि देखो ये जो लॉ इनकॉर्पोरेट किया गया था, आई मीन इम्प्लीमेंट किया गया था, उस दिन डेट थी 1 अप्रैल 1962। डेट उस दिन 1 अप्रैल 1962 हुई थी, लेकिन ये जो एक्ट बना था वो 1961 ईयर में बना था, तो इसीलिए इस एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेकिन जो हमें रूल्स पढ़ने होते हैं वो पढ़ने होते हैं इनकम टैक्स रूल्स 1962। ठीक है, कोई दिक्कत वाली मैम बात नहीं है मैम, बस आप ये बता दो कि पढ़ना है ना। जी हाँ पढ़ना है। तो इनकम टैक्स रूल्स क्या होते हैं समझो, सुनो। आप सब जानते हो, मैंने आपको जीएसटी में रूल्स पढ़ाए थे। पहले जीएसटी के सेक्शंस पढ़ाती थी, फिर रूल्स पढ़ाती थी। तो सेक्शन में तो हमारा कंटेंट लिखा ही होता था, लेकिन रूल्स के अंदर आप देखते थे कुछ प्रोसीजरल पार्ट लिखा होता था, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट लिखी होती थी, कुछ ऐसी बातें लिखी होती थी जो कि सेक्शन में नहीं लिखी होती थी। जी मैम याद आ गया। तो इसी तरह से इनकम टैक्स रूल्स जो है वो बनाती है यहाँ पर सीबीडीटी, लिख लो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स रूल्स बनाती हैं। रूल्स ये क्यों बनाती है, ये रूल्स इसलिए बनाती हैं अगर मान लो इनको कोई एक्सप्लेनेशन देनी है, कोई इनको फर्दर कोई भी एक्सप्लेनेशन देनी है, इनको चीज़ों को स्मूथ करना है, कोई भी एडिशनल रिक्वायरमेंट बतानी है इनको, या फिर इनको कोई प्रोसीजर बताना है, तो ये प्रोसीजर कहाँ पे बताएंगे मैम, ये प्रोसीजर रूल्स में बताएंगे। जी हाँ, तो इसी वजह से सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट कस्टम्स रूल्स बनाती है। सीबीडीटी जो है बेसिकली वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करती है इनकम टैक्स का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन जिसका नाम है। क्या मैम हमको इनकम टैक्स के रूल्स भी पढ़ने हैं? जी हाँ, आपको इनकम टैक्स के रूल्स भी पढ़ने हैं। आप सब जानते हो सेक्शन और रूल्स दोनों को मिला के हमें पढ़ना पड़ता है, दोनों को मिला के ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी मैम, बात तो हमको समझ आ गई। इसके बाद क्या आएगा मैम, इसके बाद सुनो, यहाँ पर लिख देती हूँ, एक्चुअली में जगह कम है। 3 कंपोनेंट्स आप सबको पता है कि 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? जी मैम हमको पता है। पहला इनकम टैक्स होता है जिसमें सेक्शंस हैं। दूसरा बताइए, दूसरा कौन सा होता है मैम? दूसरा होता है फाइनेंस एक्ट। तीसरा मैम रूल्स होते हैं जो कि सीबीडीटी के द्वारा इश्यू किए जाते हैं। फिर फोर्थ क्या होता है वो बताइए? फोर्थ होता है, यहाँ पर लिख रही हूँ, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस। टाइम टू टाइम सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस इश्यू किए जाते हैं। ठीक है जी मैम, बात तो समझ आई, बट सुनो एक डिफरेंस होता है सर्कुलर और नोटिफिकेशन में। सुन लो,
सर्कुलर क्या होता है? ये जो सर्कुलर्स होते हैं ये सीबीडीटी के द्वारा इश्यू किए जाते हैं। जब भी सीबीडीटी को लगता है कि लॉ में हमसे कोई गलती हो गई है, लॉ में हमने कुछ ऐसा लिख दिया है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे, लॉ में हमने कुछ ऐसा लिख दिया है जिससे लोग मिसगाइड हो रहे हैं, लोगों को नहीं पता लग रहा कि वो क्या करें, इस लॉ को कैसे इंटरप्रेट करें, तो जिसकी वजह से सीबीडीटी टाइम टू टाइम सर्कुलर इश्यू करती है और लोगों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है। जो भी आपके डाउट्स आते हैं उन डाउट्स को सॉल्व करती है। तो इसको तो बोला जाता है सर्कुलर, जो कि सीबीडीटी के द्वारा इश्यू किया जाता है। जो सर्कुलर्स होते हैं वो ऑफिसर के लिए भी होते हैं और एसएससी के लिए भी होते हैं। जी अभी आपको यहाँ पर बिल्कुल नई नई टर्म्स पता लगेंगी, सबका मतलब मैं धीरे धीरे बता रही हूँ। ये जो सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं, ये जो सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं, ये सर्कुलर्स किसके लिए इशू किए जाते हैं? मैम बताइए कि ये सर्कुलर किसके लिए इशू किए जाते हैं? तो सुनो, ये जो सर्कुलर्स होते हैं ये ऑफिसर्स के लिए भी होते हैं, प्लस ये सर्कुलर्स एसएससी के लिए भी होते हैं। मैम ये एसएससी क्या लिख दिया? ये तो हमें बिल्कुल ही नहीं पता ये क्या होता है। चलो, तो नहीं पता आपको, तो आज तक ये भी नहीं पता था कि इनकम टैक्स क्या होता है। धीरे धीरे पता लग रहा है ना, धीरे धीरे ही तो हम सीढ़ियां चढ़ेंगे, एक ही बार में ऊपर वाली सीढ़ी पे जाके थोड़ी बैठ जाएंगे। जी एकदम सही बात बोलते जी मैम आपने। चलो सुनो, देखो क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे। जी होंगे, ऑफिसर्स ही तो देखते हैं कि आपने जो टैक्स भरा है इस साल का वो सही भरा है कि नहीं भरा, आपने रिटर्न विद इन टाइम दी है कि नहीं दी, आपने टैक्स का रेट बिल्कुल सही लगाया कि नहीं लगाया, कोई इनकम आपने छुपा तो नहीं ली। इस चीज को कौन देखेगा? ऑफिसर्स देखेंगे। एसएससी कौन है? एसएससी आप खुद हो। सपोज आप टैक्स भर रहे हो, आपका बिजनेस है, तो आपको बोला जाएगा एसएससी। टैक्सेबल जो पर्सन होते हैं, जो टैक्स लाइबिलिटी भरते हैं, वही उन्हीं को ही बोला जाता है एसएससी। ठीक है मैम, बात तो समझ आ गई। तो ये जो सीबीडीटी है जो ये सर्कुलर इश्यू करती है, ये सर्कुलर ऑफिसर्स को भी मानना होता है और एसएससी को भी मानना होता है, लेकिन एसएससी इन सर्कुलर से बाउंड नहीं होता, लेकिन ऑफिसर्स इन सर्कुलर से बाउंड होता है। मतलब कि ऑफिसर को तो ये सर्कुलर मानना ही पड़ेगा। अगर सीबीडीटी ने बोल दिया कि लॉ में इस वाली इंटरप्रिटेशन, इस वाली लाइन की ये इंटरप्रिटेशन है, तो ऑफिसर को वही वाली इंटरप्रिटेशन माननी पड़ेगी। लेकिन जो एसएससी है वो बोलेगा कि नहीं सीबीडीटी, मैं आपकी इंटरप्रिटेशन को नहीं मानूंगा, तो वो बोलेगा कि मैं नहीं मानूंगा, तो सीबीडीटी उसको बाउंड नहीं कर सकती। वो नहीं मानना चाहता तो वो नहीं माने, वो चाहे तो सीबीडीटी के अगेंस्ट कोर्ट में भी जा सकता है, सीबीडीटी को चैलेंज भी कर सकता है। ठीक है मैम, बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है आज हमको ऐसा लग रहा है, सच्ची में लग रहा है कि सीए बनके तो हम बहुत ही लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ों को फेस करने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को। जी हाँ, अरे बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आएगा। आप देखो तो सही, फ्यूचर कितना ब्राइट हो जाएगा सीए बनते ही। जी बिल्कुल। चलिए, तो आप सबको पता चला कि सर्कुलर्स क्या होता है। जी मैम, सर्कुलर के बारे में तो पता चला कि जो सर्कुलर्स होते हैं ना वो सीबीडीटी के द्वारा इश्यू किए जाते हैं, और जो सर्कुलर्स होते हैं ना मैम, आपने बताया था कि उसमें उसमें जो एसएससी होते हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, ऑफिसर्स के जो भी डाउट्स होते हैं उन सबको सॉल्व करती है सीबीडीटी। और वो जो डाउट्स को सॉल्व करने के बाद जो सर्कुलर इश्यू किया जाता है ना, वो सर्कुलर ऑफिसर के ऊपर बाउंड है, ऑफिसर उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, लेकिन एसएससी जा सकता है, एसएससी उस सर्कुलर को चैलेंज कर सकता है। मैम आप बताइए नोटिफिकेशन क्या होता है। देखो नोटिफिकेशंस क्या होते हैं, सुनो समझो, नोटिफिकेशंस क्या होते हैं सुनो। जो नोटिफिकेशंस होते हैं ना, उसको यहाँ पर समझाऊंगी बढ़िया तरीके से। यहाँ पर आ जाइए, नोटिफिकेशंस। ये जो नोटिफिकेशंस होती हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू की जाती हैं।
क्या होता है इनकम टैक्स एक्ट में, अभी मैंने आपको बताया था ना इनकम टैक्स एक्ट होता है जिसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, शेड्यूल्स हैं। उस सेक्शन के अंदर अगर किसी चीज को चेंज करना है या फिर किसी भी चीज को इफेक्ट में लाना है तो उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन इशू करने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। सेक्शन के अंदर कौन सा सेक्शन कब एप्लीकेबल होगा, कौन से असेसी पे एप्लीकेबल होगा, इस बात को बताने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन इशू करती है। तो कौन नोटिफिकेशन इशू करेगा? सेक्शन से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अगर रूल्स से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन इशू करनी है, रूल्स से रिलेटेड, तो उस नोटिफिकेशन को कौन इशू करेगा? मैम तब तो सीबीडीटी इशू करेगी ना, क्योंकि रूल्स को बनाने का राइट भी सीबीडीटी के पास होता है। जी बिल्कुल सही पकड़ गए। ठीक है, अब आपको कितने कंपोनेंट समझ आए? मैम हमको कंपोनेंट समझ आ गए 4। अभी 5th रह गया। जी हाँ, अभी 5th रह गया। 5th की बारी है। चलिए आ जाइए 5th कंपोनेंट को समझते हैं। सुनो, एक बार देखो, मैंने आपको क्या बताया कि हमको क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं? मैम 5 कंपोनेंट्स हैं। पहले कंपोनेंट्स का नाम बताइए। पहले कंपोनेंट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट। फिर उसके बाद बताओ हमने और क्या पढ़ा? मैम फिर हमने पढ़ा था फाइनेंस एक्ट। उसके बाद बताओ क्या पढ़ा? उसके बाद मैम हमने पढ़ा रूल्स, फिर सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि नहीं? जी मैम समझ आ गई। आपने बताया था कि जो इनकम टैक्स एक्ट होता है इसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं और फाइनेंस एक्ट जो होता है वो एवरी ईयर पास किया जाता है और जो रूल्स होते हैं वो सीबीडीटी के द्वारा पास किए जाते हैं। लेकिन जो सर्कुलर्स होते हैं उसको भी सीबीडीटी ही पास करती है, पर नोटिफिकेशन को सीबीडीटी भी पास कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी पास कर सकती है। सीबीडीटी तब पास करेगी जब उसको रूल्स में कोई नोटिफिकेशन देनी है, रूल्स के इफेक्टिवनेस के बारे में कुछ बताना है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तब नोटिफिकेशन पास करेगी जब उसको एक्ट में यानी कि सेक्शन के बारे में कुछ बताना है कि कौन सा सेक्शन कब से इफेक्ट में आएगा, कौन सा सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तब मैम सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगी। अब एक लास्ट बचता है, वो सुनो कि वो क्या है। हाँ मैम बताइए। लास्ट है केस लॉज। केस लॉज ये क्या होता है मैम? मैम सच्ची बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है सच में कि अलग ही दुनिया में आ गए हैं। ऐसा लग रहा है मैम कि अलग ही दुनिया में आ गए हैं। ऐसे ऐसे नाम सुन रहे हैं जो कभी सुने तक नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत सिंपल बातें, एक बार बस सुनने की देरी है, फिर ना दिमाग में घुस जाए तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है जी मैम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सुनो, जो केस लॉज होते हैं वो क्या होते हैं? आप सबको पता है ये इंडिया है, इसमें कभी भी कोई लॉ एक बार में पूरी तरह से बढ़िया सा नहीं बन सकता। जो लॉ बनाने वाले होते हैं क्या वो भगवान होते हैं? नो मैम, वो तो इंसान होते हैं, वो कोई भगवान नहीं होते। जब वो भगवान नहीं है तो वो पहले से कैसे जान ले, कैसे पता कर ले कि इस दुनिया में, इस इंडिया में ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, उसके रिगार्डिंग हम पहले से ही लॉ बना दें? ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो टाइम टू टाइम क्या होता है? डिस्प्यूट्स होते हैं, बवाल उठते हैं मैम। जी हाँ, डिस्प्यूट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं। फिर ये इश्यूज डिस्प्यूट कहाँ पर जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। फिर ये सब कोर्ट में पहुंच जाते हैं। फिर कोर्ट का इन पर डिसीजन आता है। जी मैम, बात तो आप सही कह रहे हो कि जो कोर्ट का ना डिसीजन आता है, या तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है या फिर हाई कोर्ट का डिसीजन आता है। तो क्या होता है ना कि कोई भी लॉ मेकर एक ही बार में सारी चीजों का लॉ पहले से फ्रेम नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए केस लॉज जो टाइम टू टाइम आते हैं, जो कि डिस्प्यूट के, जब कोई डिस्प्यूट हुआ तो डिस्प्यूट कोर्ट में गया होगा, कोर्ट में उस डिस्प्यूट के ऊपर एक डिसीजन लिया गया होगा, वही डिसीजन लॉ का पार्ट बन जाएगा। और फिर इन फ्यूचर अगर वैसा सेम डिस्प्यूट कोई और असेसी लेके आएगा
तो फिर वही वाला सेम डिसीजन उस वाले असेसी के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, एकदम पक्की पक्की बात समझ आ गई कि कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजंस को केस लॉ बोला जाता है, और ये केस लॉ एक डिसीजन पर एक बार जो आ जाता है वो ही हर डिसीजन पर अप्लाई होगा। अगर सॉरी फिर से बोलती हूँ इस वाली लाइन को कि मैम जो केस लॉ के द्वारा जो भी डिसीजन आते हैं वो डिसीजन हर असेसी के ऊपर अप्लाई होंगे अगर असेसी का सब्जेक्ट मैटर सेम है। तो दो असेसी हैं, पहले एक असेसी आ गया, इसका डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसीजन सुनाया, तो इसको जो डिसीजन सुनाया वही डिसीजन दूसरे वाले असेसी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा अगर दूसरे वाले असेसी का डिस्प्यूट का जो सब्जेक्ट मैटर था वो दो सेम था, पहले वाले जैसा था। मैम बात अब समझ आ गई। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन आता है वो डिसीजन पूरे इंडिया पर आ जाता है और पूरे इंडिया में हर असेसी को वो डिसीजन मानना पड़ता है। लेकिन जो हाई कोर्ट के डिसीजन है वो हाई कोर्ट के डिसीजन पर्टिकुलर स्टेट तक रह जाते हैं, पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल नहीं होते। जिस स्टेट के हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया होगा वो उसी स्टेट के लिए वैलिड रहेगा, वहीं के असेसी पे अप्लाई होगा, पूरे इंडिया पर, पूरे भारत पर अप्लाई नहीं होगा। अब से हम इंडिया नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? भारत। जी मैम, सॉरी मेरे से गलती से एक बार निकल गया, बट ये है कि अब हमको इंडिया वर्ड यूज़ नहीं करना, हम भारत यूज़ करेंगे। ठीक है जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इतनी बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, ये वाली बात हमको पक्के पक्के से समझ आ गई, एकदम बढ़िया से समझ आ गई है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब वापस आ जाइए आप सभी जहाँ पर हम थे, हम ये चीज़ पढ़ रहे थे स्टडी मटेरियल पर, वापस आ जाइए। चलिए देखिए, अब इनकम टैक्स लॉ आपके एग्जाम में आना है, और इनकम टैक्स लॉ में आपने सीखा कि क्या क्या होता है। इनकम टैक्स एक्ट होता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट होता है, इनकम टैक्स के रूल्स होते हैं, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस होते हैं, लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स होते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में आएगा, ये भी आपके एग्जाम में आएगा, ये भी आपके एग्जाम में आएगा, ये भी आपके एग्जाम में आएगा। लेकिन लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स यानी कि जो केस लॉज हैं वो अभी आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन सीए फाइनल के लेवल पर वो आपको पढ़ने होंगे, और फाइनल के लेवल पर जाकर वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तब आपको बहुत सारे केस लॉज पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है जी मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीए इंटरमीडिएट में आपको केस लॉज के डिसीजंस नहीं पढ़ने। ठीक है मैम। अब देखो, आप सबको ऑलरेडी पता है कि जो इनकम टैक्स एक्ट होता है उसमें क्या होता है, एक बार लास्ट बार मुझे आंसर कर दो सो दैट मैं आगे बढ़ जाऊं। सेक्शंस होते हैं मैम, और एनुअल फाइनेंस एक्ट एवरी ईयर पास किया जाता है मैम, जिसकी वजह से हमारा इनकम टैक्स एक्ट अमेंड हो जाता है। इनकम टैक्स रूल्स मैम, ये तो वो था ना अपना सीबीडीटी, वो बना देता था। सर्कुलर्स मैम सीबीडीटी बनाता था, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए बनाता था, लेकिन असेसीन के अगेंस्ट मैम कोर्ट में चैलेंज ले लेता था, जाके कोर्ट में चैलेंज कर देता था इनको। और नोटिफिकेशंस मैम, नोटिफिकेशन सीबीडीटी भी इशू कर सकती थी अगर रूल्स के रिगार्डिंग करनी है तो, और अगर सेक्शंस के रिगार्डिंग इशू करनी है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। लीगल डिसीजन मैम सुप्रीम कोर्ट भी देता है, जब सुप्रीम कोर्ट देगा तो फिर वो सबके लिए मान्य हो जाएगा, लेकिन अगर हाई कोर्ट देगा तो पर्टिकुलर स्टेट में ही वैलिड माना जाता है। लेकिन मैम ये जो लीगल डिसीजन है ये हमारे अभी एग्जाम में नहीं आएंगे, तो इसलिए हमको टेंशन नहीं है। और बाकी हमको पता है कि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इनकम टैक्स लॉ के, ये 5 होते हैं। ठीक है, अब आप सभी आ जाइए, ये पूरी इन्होंने महाभारत लिखी हुई है, आप इसको पूरी तरह काट दीजिए, क्योंकि आप सबने मेरे साथ इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया, और जो मैंने नोट्स किए थे कीवर्ड्स वो आपने लिख लिए होंगे, तो ये सब अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितनी नॉलेज जरूरी थी मैं आपको दे चुकी हूँ। ये देखो, मैंने आपको बताया था कि ये 1 अप्रैल 1962 को इंडिया में आ गया था। इसमें इतने सेक्शंस हैं, इतने शेड्यूल्स हैं, आपको सब सेक्शंस पढ़ने होते हैं, क्लॉजेस पढ़ने होते हैं, सब क्लॉजेस पढ़ने होते हैं। ठीक है जी, ये वाली जो पूरी बातें हैं आप ये काट दीजिए। ये मैंने आपको पढ़ना सिखा दिया कि कैसे पढ़ते हैं, इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे के समझाया है। मैंने आपको पढ़ना सिखाया था सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। ठीक है जी मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इसके अंदर कुछ प्रोवाइजो आते हैं, एक्सप्लेनेशंस आते हैं, ये टाइम टू टाइम जैसे ही आएगा मैं पढ़ाती चली जाऊंगी सेक्शन में, तभी बताऊंगी। ये सब आप यहाँ से काट दीजिए पूरी तरह से। ये सब एग्जाम्पल्स आपको नहीं पढ़ने, ऑलरेडी मैं आपको ये सब चीज़ें समझा चुकी हूँ। ठीक है मैम, बात समझ आ गई। ये मैंने आपको बताया था कि जो एवरी ईयर एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है, उस एनुअल फाइनेंस एक्ट से क्या होता है, आपका जो इनकम टैक्स होता है वो अमेंड हो जाता है। फिर फाइनेंस एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या होता है, फाइनेंस बिल होता है। फाइनेंस बिल जो होता है वो जो फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं उसको पार्लियामेंट बजट सेशन में लेके जाती हैं। फिर जो फाइनेंस बिल होता है उसको बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है। फिर उस पर प्रेसिडेंट अपनी असेंट देते हैं। उसके बाद वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है और उसके बाद वो हमको पढ़ना पड़ जाता है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा इनकम टैक्स एक्ट अमेंड हो जाता है। चलिए, ये सब चीजें आप काट दीजिए कि फाइनेंस एक्ट में कितने पार्ट्स आते हैं, कितना क्या आता है, ये सब काम की बातें नहीं है आपके लेवल पर। चलो, इनकम टैक्स रूल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सीबीडीटी के द्वारा इशू किए जाते हैं। क्यों इशू किए जाते हैं, क्योंकि उनको टाइम टू टाइम क्या करना होता है, प्रोसीजर्स बताने होते हैं, कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट बतानी होती है, जिसकी वजह से वो रूल्स, सब रूल्स के अंदर कोई एक्सप्लेनेशंस को इंसर्ट करते हैं। चलिए, फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि सर्कुलर्स क्या होते हैं, तो बताया था कि जो सर्कुलर्स होते हैं उनको कौन इशू करता है, सीबीडीटी इशू करती है। सर्कुलर सीबीडीटी क्यों इशू करती है, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लोगों के डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। देखो, एक एक कीवर्ड यहाँ पर दिख जाएगा बच्चा, एक एक कीवर्ड। मेहनत तो करते हैं लेकिन मेहनत का रंग हमको चाहिए, मतलब कि आपका रिजल्ट मुझको चाहिए। आपके जो मार्क्स है ना वो एग्जाम्शन से कम ना पहुंच जाए, सोच लेना, बता दे रही हूँ। मार्क्स एग्जाम्शन से ऊपर आने चाहिए हर एक स्टूडेंट्स के। जी मैम, बिल्कुल आएंगे, हम प्रैक्टिस भी तो करेंगे ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो मैम, आप टेंशन मत लो। ठीक है जी, आपने बोला और मैं खुश हो गई। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है जी, ठीक है। तो सर्कुलर्स किसने इशू किया, सीबीडीटी ने इशू किए थे। क्यों इशू किए थे, कोई प्रॉब्लम्स और किसी डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए। जो सर्कुलर्स होते थे वो ऑफिसर्स पे भी बाउंड होते थे और असेसी पे भी बाउंड होते थे। सॉरी, ऑफिसर्स के लिए भी होते थे और असेसी के लिए भी होते थे, लेकिन असेसी उनसे बाउंड नहीं था, वो चाहे तो उनको जाके चैलेंज कर सकता था। फिर मैंने आपको क्या बताया था, नोटिफिकेशंस बताए थे कि जो नोटिफिकेशंस होते हैं उनको कौन इश्यू करता है, बताइए मैम। नोटिफिकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करती है। क्यों इश्यू करती थी, क्योंकि उसको सेक्शन में बताना होता था कौन सा वाला सेक्शन किसके लिए एप्लीकेबल होगा और कब से इफेक्ट में आएगा। मतलब ये जो सेक्शन हमने एक्ट में बना रखा है ये आज से एप्लीकेबल होगा या अगले 1 साल बाद एप्लीकेबल होगा, ये बात कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अगर रूल्स में ऐसा कुछ बताना हो तो कौन नोटिफिकेशन इश्यू करेगा, सीबीडीटी। फिर बात आई थी केस लॉ की। केस लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो केस लॉज होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं और किसके होते हैं, हाई कोर्ट के होते हैं। तो जो हाई कोर्ट के लॉज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट में वैलिड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट में वैलिड होते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं वो पूरी कंट्री में मान्य होते हैं, पूरी कंट्री पे अप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट इज द लॉ ऑफ द लैंड। मैम, बात तो अब हमको समझ आ गई। चलिए, अब आप सब मेरे साथ आगे बढ़ जाइए और अब हम आगे का मैटर समझते हैं। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, अब हमने बेसिक जो टर्मिनोलॉजी थी कि लॉ कैसे बना, लॉ में हमें क्या क्या पढ़ना है, लॉ के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, टैक्स क्या होता है, ये सारी बातें सीख ली हैं कि लॉ बनता कैसे है, टैक्स बनाने की पावर गवर्नमेंट को कैसे मिलती है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, इनकम टैक्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, ये बात कहाँ पर लिखी है, इस तरह की बातें अब हमने सीख ली हैं। अब हम एक लेवल आगे बढ़ जाएंगे जो कि हमारे लिए बहुत काम का लेवल है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, बिलीव मी। सच्ची में मैम? जी बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए, आप सभी आ जाइए मेरे साथ एक ब्लैंक पेज पर। मैंने अपना ब्लैंक पेज खोल लिया है, प्लीज़ आप भी अपना एक ब्लैंक पेज खोल लें। जी मैम, बिल्कुल। देखो, थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए मेरे साथ में, थोड़े कीवर्ड्स मैं यहाँ पर लिखती हूँ और आप सब देखते हो कि वही कीवर्ड्स हमको मॉड्यूल में एज इट इज़ मिल जाते हैं।
चलिए अब पढ़ें। जी मैम बिल्कुल, अब पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। अब बात आती है कि ये इनकम टैक्स क्या है। इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि इनकम पर लगता है। उसके नाम में लिखा है, उसकी नाम की गहराई पर जाओगे तो मुझसे पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसा टैक्स जो कि किस पर लगता है? इनकम पर लगता है। आपके फादर की इनकम पर एक टैक्स लगता है। आप सब जानते हो, आपके फादर हर एवरी ईयर जैसे ही लास्ट डेट आती है घर में बोलते हैं अरे आज तो इनकम टैक्स का रिटर्न जाना है, इनकम टैक्स की रिटर्न जानी है, इतने रुपए का इनकम टैक्स बन रहा है, इनकम टैक्स की लास्ट डेट ये है। घर में ही बोलना शुरू हो जाते हैं कि कोई तरीका हो तो बताओ कि कैसे हम अपना इनकम टैक्स बचाएं। सीए को फ़ोन लगाओ, कहीं से तो पता लगे कि इनकम टैक्स कैसे बचेगा। तो बेसिकली हर एक पर्सन जो कि इनकम अर्न कर रहे हैं वो अपनी इनकम पर क्या भरते हैं? इनकम टैक्स। जी मैम, इतनी बात तो समझ आई कि हर एक पर्सन जो कि इनकम अर्न कर रहे हैं वो उस इनकम पर क्या भरेंगे? वो उस इनकम पर भरते हैं टैक्स। एग्जाम्पल लेते हैं आपके फादर का। आपके फादर हैं, आपके फादर को इनकम हो रही है तो आपके फादर की इनकम पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। उस टैक्स का नाम क्या होगा? इनकम टैक्स। अब आप सब अपने मन से सोचिएगा कि आपके फादर को इनकम कहाँ कहाँ से आती है, कहाँ से आपके पापा के पास पैसे आते हैं। मैम बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, हर किसी के फादर का एक अलग सोर्स होता है इनकम को अर्न करने का। किसी के फादर बिजनेस करते हैं, किसी के फादर जॉब करते हैं, किसी के फादर को अच्छा लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट करें, वो इंटरेस्ट इनकम अर्न करें, तो किसी के फादर क्या करते हैं? हाउस को रेंट पर देते हैं। तो बेसिकली सबके फादर एक डिफरेंट काम में लगे हुए हैं, एक डिफरेंट नेचर की इनकम अर्न कर रहे हैं। आपके इनकम का नेचर कुछ भी हो, डजेंट मैटर, इनकम टैक्स तो लगेगा। साफ सीधी सी बात है, एकदम पक्की बात है कि इनकम टैक्स तो लगेगा। तो सुनो, ये जो फादर है हमारे, आपके फादर, मेरे फादर, मेरी बात करो, किसी की भी बात करो, जो भी बंदा इनकम कमा रहा है वो अपनी इनकम पर टैक्स भरेगा। लेकिन इनकम आती कहाँ से है? इनकम कहाँ से आती है, कैसे आती है? तो आपका जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर 5 हेड्स बताए गए हैं। कितने हेड्स बताए गए हैं? 5 हेड्स ऑफ इनकम। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है जो कि आपको बताएंगे कि इस हेड से एक फैमिली में इनकम अर्न हो सकती है। पहला हेड है बिजनेस। बिजनेस से एक पर्सन को इनकम अर्न होती है कि नहीं? जी मैम बिल्कुल होती है। बिजनेस से एक पर्सन को इनकम अर्न होती है। इनकम टैक्स की लैंग्वेज में मैं आपको दिखाऊंगी। इस हेड को बोला जाता है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मैम ये क्या बोल गए? ये पूरा चैप्टर बोल दिया या मतलब आपने चैप्टर का सिर्फ नेम ही बोला है? जी बस नेम ही बोला है। जी मैम फिर चैप्टर कितना बड़ा होगा जब नेम इतना बड़ा है तो? जी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, बता रही हूँ ब्रीफ में। इसको हम शॉर्टकट में याद रखेंगे PGBP, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब यही है कि आपके फादर है वो कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस से उनको इनकम हो रही है। मैम फादर को बिजनेस से इनकम कैसे होती होगी? तो देखो, मान लो ये है कोई ट्रेडिंग अकाउंट, आपके फादर सेल कर रहे हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ स्टॉक आ रहा है, कुछ क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, कुछ एक्सपेंसेस आ रहे हैं, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहे हैं, कुछ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रॉफिट्स आ रहे हैं, कुछ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है, नेट प्रॉफिट, वो क्या होता है? आपके फादर की इनकम।
अच्छा जी मैम, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो सेल आती है वो हमारे फादर की इनकम नहीं होती है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट आता है, आप एकदम सही बोल रहे हो, उतना ही पैसा हमारे पापा घर में लेके आते हैं। सेल जितनी हुई उतना पैसा कभी भी हमारे पापा घर में नहीं लाते। जी बिल्कुल जी, मैं यही बोलना चाहती हूँ और आप सब मेरी बात को पकड़ गए। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो बनता है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग उसको हम बनाते हैं। लेकिन अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो वहां पर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सिखाऊंगी। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो ही आपके पापा की बिजनेस इनकम होगी। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, बात तो समझ आ गई, एकदम बढ़िया से बात समझ आ गई। ठीक है जी, पहला हेड समझ आया कि नहीं? पहला हेड क्या होता है कि आपके फादर को बिजनेस से इनकम हो रही है। अगर बिजनेस से इनकम हो रही है तो जो नेट प्रॉफिट आएगा आपका एज पर इनकम टैक्स एक्ट, वो ही आपके पापा की इनकम मानी जाएगी इनकम टैक्स एक्ट में, और उसी पर आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा हेड इन्होंने क्या बोला? दूसरा हेड इन्होंने बोला सैलरी। सैलरी हेड, इस सैलरी हेड को सैलरी ही बोला जाता है बेसिकली। इसमें क्या होगा, जिसके फादर जॉब कर रहे हैं वो जॉब करके क्या लेके आते हैं? सैलरी। तो उनको अपनी सैलरी पर क्या भरना होता है? इनकम टैक्स। ठीक है जी मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक होता है हाउस प्रॉपर्टी इनकम। हाउस प्रॉपर्टी, ये क्या होता है मैम? जब आपके फादर कोई रूम को रेंट पर देते हैं, कोई प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हैं, तो उनको कैसी इनकम आती है? रेंटल इनकम। तो जो रेंटल इनकम आती है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर एक हेड होता है आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन हेड, इसके अंदर क्या होता है कि आपके पापा किसी बिल्डिंग को परचेज करते हैं 10 लाख रुपए में, फिर उस बिल्डिंग को 10 लाख रुपए में खरीद के 12 लाख में बेच देते हैं। तो आपके फादर को कितने रुपए का गेन हुआ मैम? 2 लाख रुपए का गेन हो गया। तो वो जो 2 लाख रुपए का गेन हुआ है वो आपकी जो इनकम है वो कैपिटल गेन हेड के अंदर आई है। ठीक है मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद एक लास्ट हेड बचता है रेजिड्यूरी। इसको हमारे लॉ में नाम दिया गया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपके फादर बिजनेस से इनकम नहीं कमा रहे, सैलरी से इनकम नहीं कमा रहे, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं कमा रहे, कैपिटल गेन से इनकम नहीं कमा रहे, तो कोई सी भी इनकम कमा रहे होंगे वो कौन से हेड में जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। मान लो आपके पापा ने बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो बैंक से जो इंटरेस्ट आ रहा होगा वो कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। आपके फादर को कोई पेंशन मिल रही है तो वो कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। कोई फिक्स डिपॉजिट कर रखा है उसका इंटरेस्ट आ रहा है, वो कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। कोई लॉटरी वगैरह की इनकम आ गई, वो कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। कोई भी ऐसी इनकम जो इन 4 हेड में नहीं आ रही, वो इनकम 5वें हेड में चली जाती है, जो कि एक रेजिड्यूरी हेड होता है जिसका नाम होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इन 5 हेड्स को मिला के जो भी इनकम आती है, हम उस पूरी इनकम को एग्रीगेट कर देते हैं और उस पूरी इनकम पर क्या लग जाता है? इनकम टैक्स लग जाता है। तो अभी इतनी बात आप सबको समझ आई कि नहीं? आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। आप सभी अच्छे से जाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। और इस क्लास का जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उस सबको अच्छे से रिवाइज कर लिए। ठीक है जी मैम, बिल्कुल ठीक है।